हेलो बच्चों। तो लास्ट बच्चों हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5। ठीक है, और हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ रहे थे। विद्युत धारा, विद्युत धारा टॉपिक हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। तो हम सीख चुके थे कि विद्युत धारा, धारा का मतलब क्या हो गया, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, इसको ध्यान रखें, I बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, और धारा का जो ऐसा यूनिट हमने पढ़ा, क्या पढ़ा बच्चों, एम्पियर। कैपिटल ए से भी शो कर सकते हैं, एम्पियर। ठीक है, और जो सीजीएस यूनिट हमने पढ़ा, ईएमयू वाला जो इसका मात्रक था वो क्या था, बायोट। इसे अपन जनरली बीआई से शो कर देते हैं। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ लिया था कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1/10 या 1/10 1/10 बायोट। ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। ठीक है, कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू होता है 1/10 बायोट, बीआई। ठीक है, हमने पढ़ लिया था कि धारा कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। धारा कैसी राशि होती है, अदिश, क्योंकि ये सदिश योग के नियमों का, सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। ठीक है, तो लास्ट हमने पढ़ा था, तो नेक्स्ट पढ़े आगे आज। तो आज का टॉपिक है बच्चों हमारे पास धारा घनत्व। धारा घनत्व, ठीक है, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। धारा घनत्व क्या होता है, धारा हम पढ़ चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं धारा घनत्व। तो सपोज करो, इसको समझाने के लिए सपोज करो मैंने आपके सामने ऐसे कोई सरफेस बना दिया। ये क्या बना दिया मैंने, कोई सरफेस बना दिया, क्लियर है। और मान लो इसमें धारा कुछ इस तरह प्रवाहित हो रही है, ये धारा की दिशा है। इसके मान लो संपूर्ण क्षेत्रफल में क्या प्रवाहित हो रही है, धारा। ठीक है, ये किसकी दिशा है, धारा की दिशा, धारा की दिशा। ठीक है, मैंने माना कि ये जो पूरा सरफेस है इसका क्षेत्रफल है एस, एस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। एस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला ये कोई पृष्ठ है, कोई सरफेस है। ठीक है, और टोटल धारा मान लो है आई, कुल धारा कितनी है, आई। ये टोटल करंट है, कुल धारा। इस पूरे पृष्ठ में से, इस पूरे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एस में से धारा कितनी गुजर रही है, कितनी प्रवाहित हो रही है, आई। क्लियर है। अब सपोज करो मैंने इस पूरे क्षेत्रफल में ये कोई छोटा सा अल्पांश ले लिया। ठीक है, तो सपोज करो इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको मैंने मान लिया डेल्टा आई। ठीक है, और इस छोटे से का जो हमने क्षेत्रफल सदिश मान लिया उसको मैंने क्या मान लिया, डेल्टा एस। क्षेत्रफल सदिश मैंने क्या मान लिया, डेल्टा एस, या आप ए भी मान सकते हैं। तो धारा घनत्व का मतलब क्या है, धारा घनत्व का मतलब हो गया धारा प्रति एकांक क्षेत्रफल। ये धारा घनत्व का मतलब होता है धारा प्रति एकांक क्षेत्रफल। कहने का मतलब क्या हुआ कि डेल्टा एस क्षेत्रफल में, ठीक है, डेल्टा एस क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा कितनी है, डेल्टा आई। इसलिए एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल में जो प्रवाहित धारा होगी, एकांक क्षेत्रफल में डेल्टा एस क्षेत्रफल में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, डेल्टा आई। आपको पता है कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है
वो पृष्ठ के कैसा होता है, लंबवत है। क्लियर है। और अब यहां भी देख रहे हैं कि यहां जो डेल्टा एस है वो डेल्टा आई की दिशा में है, धारा की दिशा में है, क्षेत्रफल सदिश। तो एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा, या इसको हम क्या बोलेंगे, धारा घनत्व। धारा घनत्व। तो बच्चों धारा घनत्व को अपन जे से शो करते हैं, जे। तो जे बराबर क्या हो जाएगा, धारा बटा क्षेत्रफल, यानी एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस। ये होता है धारा घनत्व, J इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस। ठीक है। तो एकांक क्षेत्रफल में जो प्रवाहित धारा होती है, पूरे सरफेस पे धारा कैपिटल आई, एकांक क्षेत्रफल में जो प्रवाहित धारा है वो कहलाता है धारा घनत्व। ठीक है। अब एक बात है कि जो धारा घनत्व है वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। धारा घनत्व कैसी राशि होती है, सदिश। जबकि धारा, जो विद्युत धारा है वो कैसी राशि होती है, अदिश। धारा घनत्व कैसी राशि होती है, सदिश। तो इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा होती है धारा के अनुदिश। धारा घनत्व कैसी राशि होती है, सदिश। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, धारा के अनुदिश होगी। तो J बराबर हो गया डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस, यानी धारा बटा क्षेत्रफल। तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है क्षेत्रफल सदिश। डेल्टा एस क्षेत्रफल सदिश होता है, डेल्टा आई क्या है, अदिश है। तो यहां से आपको पता लग रहा है कि डेल्टा, इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको मैं। अब सपोज करो मैंने इस क्षेत्रफल को थोड़ा सा थीटा कोण पर घुमा दिया। तो देखो मैं दोबारा एक इसी का एक चित्र बना रहा हूं, अलग से बना रहा हूं। सपोज करो पहले मेरे पास ये था पृष्ठ, ठीक है, इसका क्षेत्रफल सदिश ये था। अब मैंने इसको इस तरह घुमा दिया, ठीक है। यानी अब इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो ये होगा डेल्टा एस। और यहां कोई मैं 5 लू तो अब ये कितना डिग्री कौन से घुमाया हमने, थीटा डिग्री कौन से घुमा दिया। क्लियर है। धारा की दिशा यही थी, ये धारा की दिशा थी आई। टोटल धारा कितनी हमारे पास आई है। तो अब हमने इस क्षेत्रफल सदिश यानी हमारे पृष्ठ को हमने थीटा कोण से घुमाया, तो अब ये क्षेत्रफल सदिश हुआ डेल्टा एस। तो इस डेल्टा एस का धारा की दिशा में क्या घटक होगा, आप कहोगे डेल्टा एस है तो आई की दिशा में घटक क्या हो जाएगा, जहां थीटा होता है वहां क्या लगा देते हैं, कॉस। डेल्टा एस कॉस थीटा। तो कहने का मतलब आपको क्षेत्रफल सदिश का वो घटक लेना है जो धारा की दिशा में हो। तो इस स्थिति में हमारे पास क्या बनेगा, देखो J इज इक्वल टू धारा कितनी है, डेल्टा आई, और ये क्षेत्रफल सदिश का धारा की दिशा में कितना घटक है, डेल्टा एस कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा आई इज इक्वल टू जे डेल्टा एस कॉस थीटा, जे डेल्टा एस कॉस थीटा। और थीटा किसके बीच में कोण हो गया, जे और डेल्टा एस के बीच में, क्योंकि जे जो धारा घनत्व होता है वो धारा के अनुदिश होता है। तो बच्चों आप जानते हो कि डेल्टा आई यहां मैं क्या लिख सकता हूं, जे डॉट डेल्टा एस लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, देन जे डॉट डेल्टा एस, जे डेल्टा एस कॉस थीटा। थीटा इन दोनों के मध्य क्या हो गया, कोण। कुल धारा की बात करें तो क्या फॉर्मूला बन जाता है, आई इज इक्वल टू समाकलन जे डॉट डी एस या डेल्टा एस कुछ भी लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू समाकलन जे डॉट डी एस। ठीक है। तो हमारा एक फॉर्मूला बन गया धारा के लिए, कुल धारा समाकलन जे डॉट डी एस। ठीक है, आप कर सकते हैं ऐसे। तो धारा घनत्व क्या होता है, धारा प्रति इकाई क्षेत्रफल, जे बराबर आई अपॉन ए। सिंपल आप ध्यान दें कि जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए, धारा बटा क्षेत्रफल। ए फोर क्या हो गया, एरिया। ए भी ले सकते हैं, एस भी ले सकते हैं, आपके मन की मर्जी है। आई क्या है, धारा।
तो J इज इक्वल टू क्या हो गया, I अपॉन A। ठीक है, अगर अल्पांश के फॉर्म में बात करें, ठीक है, अलग अलग हम अल्पांश माने, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाता है, समाकलन J डॉट ds। कैसी राशि होती है, सदिश राशि। दिशा क्या होती है, धारा के अनुदिश होती है। ठीक है, I अपॉन A, मात्रा क्या होगा, मात्रक, धारा का मात्रक एम्पियर। ए हो गया क्षेत्रफल, क्षेत्र का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व का यूनिट क्या हो गया, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। विमा क्या होगी, विमा, एम्पियर मतलब बताया था आपको A1, मीटर स्क्वायर का मतलब L2। तो विमा क्या हो गई बच्चों, M0 L-2 T0 A1। तो मात्रक हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर और विमा हो गई M0 L-2 T0 A1। क्लियर है। तो ये था धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। समझ गए। नेक्स्ट, तो जो नेक्स्ट मैं टॉपिक ले रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, अपवाह वेग। इसे हम अपवाह वेग भी बोलते हैं या अपवहन वेग भी बोल सकते हैं। अपवहन, अपवहन वेग। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। अपवाह वेग या अपवहन वेग, या इसे क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट से ही हम इसको किससे शो करते हैं, VD से शो कर देते हैं, VD। तो D फॉर क्या हो गया, ड्रिफ्ट। समझिए इसको। अपवाह वेग या अपवहन वेग की बात करें, क्या होता है वेग, ये तो समझ में आ रहा है कि वेग है। अपवाह यानी अपवहन करना यानी गतिशील होना, ऐसा कुछ हमें समझ में आता है शब्द से। अपवहन यानी कुछ गति की बात हो रही है। तो ये बात समझे आप। जैसे मान लो आपको पता है कि मेरे पास कोई चालक है, क्या कोई चालक, चालक में बहुत अधिक संख्या में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक में बहुत अधिक संख्या में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। उदाहरण के लिए अगर मैं तांबे को लूं, तो तांबे के एकांक आयतन में तांबे के एकांक आयतन में 10 की पावर 29 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। एकांक आयतन में, पूरे मैटर की बात तो कर ही नहीं रहे। तांबे के एकांक आयतन में 10 की पावर 29 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, कोई भी पदार्थ हमारे पास है, चालक में हमें पता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। कैसी गति होती है इनकी, स्वतंत्र गति होती है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो गति होती है वो ऊष्मीय ऊर्जा के कारण होती है। अगर हम कोई क्षेत्र नहीं लगाते, सपोज करो हमने यहां कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया, कोई बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति है, एब्सेंट है, तो जो गति हो रही है वो ऊष्मीय ऊर्जा के कारण होती है। ऊष्मीय ऊर्जा के कारण। ठीक है, चालक में बहुत अधिक संख्या में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो ऊष्मीय ऊर्जा के कारण स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, अब ये जो स्वतंत्र गति होती है वो गति होती है कैसी, रैंडम। वो गति कैसी होती है, रैंडम, यानी यादृच्छिक गति करते हैं। कैसी गति करते हैं, यादृच्छिक। यादृच्छिक का मतलब क्या होता है, अनियमित गति। यादृच्छिक का मतलब क्या होता है, अनियमित। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी संभव दिशाओं में, जितनी भी दिशाएं हो सकती है, सभी संभव दिशाओं में सभी संभव वेगों से
चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी दिशा में किसी भी वेग से सभी संभव दिशाओं में सभी संभव वेगों से गति करते हैं। अरे बात समझ में? चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत अधिक संख्या में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कैसी गति करते हैं? स्वतंत्र गति करते हैं, अनियमित गति करते हैं। ये जो गति हुई है, यानी हमने कोई क्षेत्र नहीं लगाया, क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो गति होती है वो कौन सी ऊर्जा के कारण होती है? ऊष्मीय ऊर्जा के कारण। एक कंपन ऊर्जा उनके पास है, वाइब्रेशनल एनर्जी उनके पास है, ऊष्मीय ऊर्जा के कारण गति होती है। तो अब इतने सारे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी भी दिशा में किसी भी वेग से क्या कर लेते हैं? गति करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि क्षेत्र की अनुपस्थिति में, क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का जो नेट प्रवाह होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है? जब तक आप कोई क्षेत्र नहीं लगाओगे, जब तक कोई वोल्टेज नहीं लगाओगे, तो चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो गति तो कर रहे हैं, हर मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, लेकिन किसी निश्चित दिशा में निश्चित वेग नहीं मिलता हमें, यानी इलेक्ट्रॉनों का नेट प्रवाह क्या होता है? शून्य होता है। इसलिए धारा प्रवाहित नहीं होती, धारा प्रवाह नहीं होता, धारा प्रवाह नहीं होता, क्योंकि धारा प्रवाह के लिए आवेश का क्या होना चाहिए? नेट प्रवाह होना चाहिए। धारा तभी प्रवाहित होगी जब पदार्थ में आवेश का क्या हो? नेट प्रवाह हो। यहां आवेश इलेक्ट्रॉन है, तो धारा प्रवाह नहीं होता। ठीक है? तो कहने का मतलब यह हुआ कि मान लो इलेक्ट्रॉन है, वो इस तरह गति कर रहे हैं। अब देखो, अब ये बात आपको समझ में आ गई। एक बार मैं दोबारा बता दूं कि भाई चालक की हम बात करें, चालक में बहुत अधिक संख्या में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे तांबे के एकांक आयतन में 10 की पावर 29 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है? अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जब कोई क्षेत्र अपन नहीं लगाते, कोई वोल्टेज अपन नहीं लगा रहे, कोई बाह्य स्रोत हम नहीं लगा रहे, तो ऊष्मीय ऊर्जा होती है उनके अंदर। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो ऊष्मीय ऊर्जा के कारण इधर उधर कहीं भी किसी भी दिशा में किसी भी वेग से अनियमित गति करते हैं। इस अनियमित गति के कारण इलेक्ट्रॉनों का नेट प्रवाह क्या होता है? शून्य होता है, यानी कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तो कैसे बताया इसको हमने? मानो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब आगे की बात क्या है कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, तो टक्कर करते हैं। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो अन्य इलेक्ट्रॉनों से, भी कोई इलेक्ट्रॉन टक्कर कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो और भी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन अन्य इलेक्ट्रॉनों से, परमाणुओं से, पदार्थ कोई आपके पास है, बहुत सारे परमाणु उसमें अंदर है, पदार्थ परमाणु से मिलकर बना हुआ है, परमाणुओं से, धनायनों से, जिससे इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है, जिस कक्षा से इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है वो धनायन बन चुका है। धनायनों से क्या करते हैं? टक्कर करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस अनियमितता में, इस अनियमित गति में अन्य इलेक्ट्रॉनों से, परमाणुओं से, एक ही परमाणु थोड़ा ना, बहुत सारे परमाणु हैं, और धनायनों से क्या करते हैं? टक्कर करते हैं। ठीक है? अब आगे की बात शुरू होती है। अब ये जो टक्कर करते हैं, देखो जब तक अपन कोई क्षेत्र नहीं लगाते, तो जो टक्कर होती है वो सरल रेखीय पथ पे होती है। टक्कर जो होती है इलेक्ट्रॉनों की, चाहे वो किसी से भी हो, वो सरल रेखीय पथ पे होती है। कौन से पथ पे होती है? सरल रेखीय पथ पे। यानी इसको मैं इस तरह बना दूं, देखो जैसे ये कोई इलेक्ट्रॉन है, इससे ऐसे टक्कर करी, समझ रहे हो? ऐसे टक्कर करी, कहीं भी चल रहा है, मन की मर्जी दिल का राज,
कोई फोर्स नहीं, क्लास में कोई टीचर नहीं, तो कैसी गति होती है? अनियमित, मेले में, कहीं भी चलो, अपनी सरकार है, कहीं भी चलो, कैसे भी चलो। तो ये जो मैंने पथ बनाया है एक अनियमित पथ है। हम नहीं बता सकते किस दिशा में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, किस दिशा में नेट प्रवाह हो रहा है, लेकिन यहां एक बात जो समझने की है कि जो दो क्रमागत टक्करों में, ये मैंने जो इस तरह दाग करा है, इसका मतलब क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है भाई? मुक्त इलेक्ट्रॉन। आगे काम आएगा, ध्यान रखें। ये जो डार्क से हम शो कर रहे हैं गहरा करके, ये होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हैं ये जो पथ है, ये वाले जो पथ है, ये वाला, ये कैसे पथ है? सरल रेखीय पथ है। यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो सरल रेखीय पथ पे गति करते हैं, इनको बोलते हैं मुक्त पथ। क्या बोलते हैं? मुक्त पथ। देखें, ये जो सरल रेखीय पथ है, मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्रमागत टक्करों में सरल रेखीय पथ का अनुसरण होता है। ये मैं ऐसे लिख दूं, इलेक्ट्रॉन क्रमागत टक्करों में सरल रेखीय पथ पे गति करते हैं। सरल रेखीय पथ पर गतिशील होते हैं, गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब टक्कर करेगा तो कौन से पथ पे गति करेगा? सरल रेखीय। कब? जब हम कोई क्षेत्र नहीं लगाते। क्षेत्र की अनुपस्थिति की बात हो रही है, क्षेत्र की अनुपस्थिति में। क्षेत्र लगाने पर थोड़े वक्राकार हो जाता है इनका पथ। तो इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्रमागत टक्करों में सरल रेखीय पथ में गति होती है, और इस सरल रेखीय पथ को क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? मुक्त पथ कहते हैं। मुक्त पथ। क्या कहते हैं इसको? मुक्त पथ, फ्री पाथ। क्या बोलते हैं इसको? मुक्त पथ। इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्रमागत टक्करों में तय किया गया जो पथ होता है वो क्या कहलाता है? मुक्त पथ। अब कोई एक दो टक्कर तो हो नहीं, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारी टक्कर होगी, तो सभी मुक्त पथों का माध्य, सभी मुक्त पथों का माध्य, सभी मुक्त पथों का माध्य, इसे बोलते हैं बच्चों माध्य मुक्त पथ। ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ आपको मालूम होना चाहिए, ये आगे काम आएंगी। सभी मुक्त पथों का माध्य क्या कहलाता है? माध्य मुक्त पथ कहलाता है। सभी मुक्त पथों का माध्य क्या कहलाता है? माध्य मुक्त पथ। और इसको अपन शो करते हैं लैम्बडा बार से। किसे शो करेंगे? लैम्बडा बार से। ठीक है, जैसे मान लो पहली टक्कर में दूरी कितनी तय करी? लैम्बडा 1। दूसरी टक्कर में लैम्बडा 2। ठीक है, ऐसे एनवी टक्कर में लैम्बडा एन। तो एन टक्करें हो गई, एन टक्करें हो गई, और ये इस तरह दूरी तय कर रही है। तो लैम्बडा बार को मैं क्या लिख सकता हूं? सभी मुक्त पथों का माध्य है। तो लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 प्लस डॉट 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 लैम्बडा एन अपॉन एन। इसे बोलते हैं बच्चों माध्य मुक्त पथ। क्या होता है ये? माध्य मुक्त पथ। क्लियर है? लैम्बडा बार इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्रमागत टक्करों में जो तय किया गया पथ है, उन सभी मुक्त पथों का, पथ को तो हमने क्या बोल दिया? मुक्त पथ। और ये सभी मुक्त पथों का जो माध्य होता है, समझ रहे हो? जैसे ये लैम्बडा 1, ऐसे मान लो ये लैम्बडा 2, ये मान लो लैम्बडा 3, ये लैम्बडा 4, ये लैम्बडा 5। तो जितने भी मुक्त पथ तय करें उन सभी का माध्य क्या कहलाता है? माध्य मुक्त पथ। ठीक है, तो ये बात हो गई माध्य मुक्त पथ की। अब आगे देखें, दो क्रमागत टक्करों में, दो
दो क्रमागत, मतलब पहली टक्कर हुई फिर दूसरी टक्कर हुई, तो कुछ टाइम लगता है। दो क्रमागत टक्करों में लिया गया समय, पहली टक्कर हुई, टक्कर के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट लेना पड़ता है, फिर दूसरी टक्कर होती है। दो क्रमागत टक्करों में लिया गया समय, समझ रहे हो? दो क्रमागत टक्करों में लिया गया समय, इसे बोलते हैं विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल कहलाता है। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। दो क्रमागत टक्करों में लिया गया समय क्या कहलाता है? विश्रांति काल कहलाता है। नाम से यह रिलैक्सेशन, विश्रांति काल कहलाता है। ठीक है? और सभी विश्रांति कालों का माध्य, विश्रांति काल को अपन किससे शो करेंगे बच्चों? टो से। टो है टाउ, कुछ भी बोल दो। ठीक है? सभी विश्रांति कालों का माध्य, सभी विश्रांति कालों का माध्य, समझ रहे हो भाई? पहली टक्कर हुई फिर दूसरी टक्कर हुई, समय कितना लिया? मान लो टाउ 1। ऐसे ही अगली टक्कर हुई टाउ 3। तो सभी विश्रांति कालों का जो माध्य है वो कहलाता है माध्य विश्रांति काल। ठीक है? सभी विश्रांति कालों का माध्य कहलाता है माध्य विश्रांति काल। बच्चों इसे शो करते हैं टाउ बार से। इसे शो करते हैं टाउ बार से। तो ये तो था माध्य मुक्त पथ, इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय किए गए मुक्त पथों का माध्य, वो तो क्या कहलाता है? माध्य मुक्त पथ, लैम्ब्डा बार कहलाता है। क्लियर है? लैम्ब्डा 1 प्लस लैम्ब्डा 2 प्लस लैम्ब्डा 3 प्लस डॉट 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 लैम्ब्डा एन अपॉन एन, एन टक्करें हुई हैं। तो सभी टक्करों में टाइम भी तो लेगा। तो दो क्रमागत टक्करों में जो लिया गया समय होता है वो कहलाता है विश्रांति काल। इसे शो करते हैं टाउ से। सभी विश्रांति कालों का माध्य क्या कहलाएगा? माध्य विश्रांति काल टाउ बार। तो टाउ बार को मैं क्या लिख सकता हूं कि टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट 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 टाउ एन अपॉन एन। ये क्या हो गया? माध्य विश्रांति काल टाउ बार। क्लियर है? आप कहोगे सर अभी अपव्यय वेग की तो बात ही नहीं आई। बिल्कुल अभी आने ही वाली है बात। आप समझ गए हैं, उससे पहले मुझे कुछ समझाना था, आप समझ चुके हैं। एक तो था माध्य मुक्त पथ, एक क्या था? माध्य विश्रांति काल। अब हुआ क्या? अब तक हमने कोई क्षेत्र नहीं लगाया था। जैसे अपन क्षेत्र लगाते हैं, यानी हम विद्युत क्षेत्र लगाए, जैसे हम कोई विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, जैसे मान लो ये मेरे पास कोई चालक है, ये क्या है? मान लो मेरे पास कोई चालक, जैसे मैंने कोई क्षेत्र नहीं लगाया तो कैसे गति कर रहे थे? कैसी गति है ये कौन सी गति बोलेंगे इसको? ये है यादृच्छिक गति, अनियमित गति। जैसे हम क्षेत्र लगाते हैं, जैसे हमने क्षेत्र लगाया तो अब इलेक्ट्रॉनों को एक वेलोसिटी प्राप्त होती है। समझिए इस बात को। जैसे मैंने विद्युत क्षेत्र लगाया, सपोज करो मैंने विद्युत क्षेत्र लगा दिया, मान लो यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है? तो अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें एक वेग मिल जाता है, उन्हें एक एवरेज वेलोसिटी मिलती है। तो ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव किस ओर गति करेगा? पॉजिटिव की तरफ। तो जैसे अपन क्षेत्र लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में एक निश्चित वेग से क्या करते हैं? गति करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन से देखो विद्युत क्षेत्र का है, इधर है,
प्लस से माइनस की ओर, प्लस से दूर माइनस की ओर। लेकिन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव किस ओर जाएगा, प्लस की ओर। तो नेगेटिव से क्या होगा, इसी वाला जो बैटरी का नेगेटिव है, ये नेगेटिव को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, पॉजिटिव की ओर। तो ये जो जिस वेग से गति कर रहे हैं वो वेग है इनके पास vd। ये कौन सा वेग है, vd। तो हुआ क्या, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्या परिभाषा बनी, देखो मैं परिभाषा लिखूं, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अब हर इलेक्ट्रॉन को वेग मिलेगा, क्योंकि हुआ क्या, जैसे आप क्षेत्र लगाओगे तो हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। बिल्कुल आपको पता है कि जैसे मान लो कोई आवेश क्या है, Q, जैसे मैंने इस पर एक क्षेत्र लगाया E, तो इस पर बल लगेगा, वैद्युत बल लगेगा कितना, F = QE, फोर्स लगेगा। अब इस फोर्स से इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, F/m। यानी इसकी गति कैसी हो जाती है, त्वरित हो जाती है। गति कैसी हो जाती है, त्वरित। तो विद्युत क्षेत्र लगने से हर इलेक्ट्रॉनों को एक बल का अनुभव हुआ, तो वो त्वरित वेग से गति कर रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में हर इलेक्ट्रॉन को वेग मिलेगा। तो क्या परिभाषा बनाई हमने, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त वेगों का औसत मान इसमें भी वेग प्राप्त कर रहा है, इसमें भी वेग प्राप्त कर रहा, v1 v2 v3 vn। तो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त वेग जो है उनका औसत मान क्या कहलाता है भाई, अपवहन वेग कहलाता है। अपवहन वेग को अपन किससे शो करेंगे, vd से। अपवहन वेग कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया परिभाषा अपवहन वेग की, कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वेग प्राप्त करते हैं, तो उन सभी वेगों का औसत मान क्या कहलाता है, अपवहन वेग कहलाता है। क्लियर है। जैसे इसकी वैल्यू निकाले अपन, जो एग्जाम में पूछते हुए इंपॉर्टेंट है। तो मान लो vd = क्या होगा, सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त वेग। मान लो पहले इलेक्ट्रॉन ने कितना वेग प्राप्त करा, v1, दूसरे ने v2, तीसरे ने v3, ऐसे nवे इलेक्ट्रॉन ने vn वेग प्राप्त करा, तो उनका मैंने क्या ले लिया, औसत मान। तो vd = क्या आ गया, v1 + v2 + v3 + ... vn/n। मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास, n मुक्त इलेक्ट्रॉन है। पहले इलेक्ट्रॉन ने कितना वेग प्राप्त करा, v1, दूसरे ने v2, तीसरे ने v3, n मुक्त इलेक्ट्रॉन ने vn। तो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त वेगों का औसत मान क्या कहलाता है, अपवहन वेग कहलाता है। अब इसकी वैल्यू निकालें, देखो vd = गति का पहला समीकरण क्या होता है, v = u + at। तो मान लो v1 = u1 प्लस a, तो कांस्टेंट है, u1 + a τ1, क्योंकि टाइम यहां पर कितना है, τ1, ठीक है। ये हो गया पहले इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग। u1 क्या हो गया, ऊष्मीय वेग। ऊष्मीय वेग का मतलब होता है क्षेत्र की अनुपस्थिति में जिस वेग से वो गति करता है। प्रारंभिक वेग u1 + a τ1 उसके द्वारा लिया गया समय, प्लस v2 क्या होगा, u2 दूसरे इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग, क्योंकि जिस वेग से वो गति कर रहा था। लेकिन जैसे हमने क्षेत्र लगाया तो क्या मिल गया, उसे त्वरण मिल गया। तो कितना वेग हो गया क्षेत्र के बाद, u2 + a τ2। ऐसे आगे चलता रहेगा, तो मैं nवे के लिए लिख दूं un + a τn अपॉन में क्या हो गया बच्चों, n। ठीक है, आगे बात समझ में। गति का पहला समीकरण, जब हमने क्षेत्र नहीं लगाया था उस समय पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो u1 वेग से गति कर रहा था। u1 ऊष्मीय वेग है, क्षेत्र के अनुपस्थिति में वेग है। जैसे क्षेत्र लगाया तो उसे a त्वरण मिल गया,
और गति में उसने टाइम कितना लिया दूसरी टक्कर में, टाउ1 समय लिया। तो इसको अपन देखो ऐसे भी लिख सकते हैं कि VD इज इक्वल टू, देखो मैं यू को एक साथ लिख लेता हूं, U1 प्लस U2 प्लस मान लो U3, ऐसे डॉट 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 UN, और n को भी अलग अलग कर ले अपॉन n। ठीक है, इसकी वैल्यू भी आपके दिमाग में आ गई होगी, क्योंकि ये क्षेत्र की अनुपस्थिति में है। तो क्षेत्र की अनुपस्थिति में नेट प्रवाह क्या होता है, पहले लिखा था 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 प्लस, देखो बच्चों ये तो कॉमन आ गया, ये तो क्या आ गया कॉमन, तो बताओ अंदर क्या बचेगा, ये हमने कॉमन ले लिया, तो ए अंदर क्या बचा, टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 प्लस डॉट 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 टाउ1 अपॉन n। क्लियर है, आ रही बात समझ में। अब देखो इसको मैं यहां से मिटा देता हूं इसको, देखिए अब देखो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में नेट वेग हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, यानी VD इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या आ गई 0, ये वैल्यू क्या आ गई भाई 0 प्लस ए, और टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 प्लस डॉट 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 टाउ1 अपॉन n, ये क्या हो गया टाउ बार, माध्य विश्रांति काल लिखा था ना पहले। तो मेरे पास यहां से जो वैल्यू आती है VD इज इक्वल टू क्या आती है ए टाउ बार, सॉरी, तो टाउ बार क्या है, माध्य विश्रांति काल। माध्य विश्रांति काल, ठीक है। अब बिल्कुल आपको पता है कि VD इज इक्वल टू, देखो ए का मतलब क्या होता है F अपॉन M इंटू टाउ बार, क्योंकि फादर इज इक्वल टू F इज इक्वल टू क्या होता है मा, F इज इक्वल टू MA। तो यहां से बच्चों VD की बात करें, अब आपको पता है कि ये वैद्युत बल है F, तो F इज इक्वल टू क्या होता है QE, F क्या होता है QE। Q किसका आवेश है, यहां गति कौन कर रहा है, बिल्कुल सही जवाब, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है -E होता है, क्या होता है -E। तो मैं F की जगह क्या लिख सकता हूं -EE अपॉन M इंटू टाउ बार। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अपवहन वेग का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, -EE अपॉन M इंटू टाउ बार। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, स्मॉल m क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और E वेक्टर क्या है विद्युत क्षेत्र। E वेक्टर क्या है बच्चों विद्युत क्षेत्र। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अपवहन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इज इक्वल टू -E कैपिटल A, ये आवेश वाला E है और ये विद्युत क्षेत्र वाला E है, तो -E कैपिटल E अपॉन M इंटू टाउ बार। टाउ बार इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यानी माध्य विश्रांति काल, ठीक है। तो देखो इसका परिमाण की बात करें, इस समय अगर परिमाण ले लूं तो आप देखते हो माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी E अपॉन M इंटू टाउ बार। क्लियर। तो ये हमारे पास अपवहन वेग की बात है, VD इज इक्वल टू -EE अपॉन M इंटू टाउ बार। यह माइनस केवल ये आपको बता रहा है कि जो अपवहन वेग है, जो इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं क्षेत्र के बाद, उनकी जो डायरेक्शन होती है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है, क्योंकि यहां पर E आवेश अदिश है, M द्रव्यमान अदिश है, टाउ बार विश्रांति काल जो समय ही होता है, समय अदिश होता है, तो VD की डायरेक्शन क्या होती है E के विपरीत होती है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया -EE अपॉन M इंटू टाउ बार। तो क्या समझे हम, एक हमने धारा घनत्व पढ़ा कि धारा
प्रति इकाई क्षेत्रफल धारा घनत्व कहलाता है। और धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है जो धारा की दिशा में होता है। ठीक है। और फिर हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, अपवहन वेग। तो अपवहन वेग का मतलब क्या समझे हम, कि जब हम कोई क्षेत्र नहीं लगाते हैं तो चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनियमित गति करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं, किसी भी दिशा में किसी भी वेग से गति करते हैं, तो उनका नेट प्रवाह क्या होता है, शून्य होता है। इसीलिए जब तक आप कोई क्षेत्र नहीं लगाते तो चालक में धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है। अगर ऐसा होता तो आप कोई भी तांबे का तार का हाथ में ले नहीं सकते थे, करंट आता क्योंकि धारा प्रवाहित हो रही है। तो चालक है, धातु है, लेकिन करंट नहीं आता क्योंकि नेट प्रवाह क्या होता है, जीरो। जैसे आप स्विच बोर्ड में लगाते हैं फिर करंट बनता है। तो करंट की बात हम कर रहे हैं। हुआ क्या, जैसे हमने कोई क्षेत्र लगाया तो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक वेग प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। त्वरित हो जाते हैं क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन पर जब विद्युत क्षेत्र लगेगा तो एक परिणामी वैद्युत बल लगेगा। तो उन सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, जो पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, पदार्थ में परमाणु है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, तो वो सभी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जिस वेग से गति कर रहे हैं, तो एवरेज जो वेग है उसको हमने क्या बोल दिया, अपवहन वेग। तो क्या परिभाषा बन गई थी कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त वेगों का औसत मान क्या कहलाता है, अपवहन वेग कहलाता है। और अपवहन वेग को हम किससे शो करते हैं, वीडी से। तो सर हमने एवरेज निकाला सबका, और ये गति के समीकरण से निकाला कि v बराबर होता है u प्लस एटी। u प्लस एटी, u प्रारंभिक वेग है, ऊष्मीय वेग है, जिनका एवरेज क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि नेट प्रवाह जीरो होता है क्षेत्र की अनुपस्थिति में। ए टाउ बार, ए होता है f/m, टाउ बार समय है, विश्रांति काल माध्य, और f का मान -e/m इंटू टाउ बार। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।